हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज में ये 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन और आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस और रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये 88 नंबर सेट है। इससे पहले का भी सेट अगर आपको रिवीजन के तौर पर पीडीएफ के रूप में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अगर आपको रिवीजन करना है यूट्यूब चैनल पर तो केसीसी के यूट्यूब चैनल पर पहुंच के आप सेट नंबर डाल के आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेट 88 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले कि आपको क्वेश्चन बताएं और उसका एनालिसिस बताएं, अगर इस केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन यूजफुल हो सकता है, आगे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा आगामी एग्जाम के मॉडल सेट के रूप में भी और इस क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण कर दिया था? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एनालिसिस पर चलेंगे, आंसर अपने आप चला आएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन के एनालिसिस पर चलेंगे तो आपको रिवीजन जल्दी से होगा और आपको याद रहेगा। तो देखते हैं, बिहार को मुगलों के अधीन कर लेने वाला पहला मुगल शासक जो था वो अकबर था और जब बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित हो गया तो इसके उपरांत राजा मान सिंह ने अकबर के ही शासनकाल में 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया और उड़ीसा पर जब आक्रमण किया तो बगल के बंगाल के सूबेदार और अधिकारियों ने भी इसे सहायता की थी। इसके उपरांत 1590 ईस्वी में ही उड़ीसा मुगलों के भी अधीन हो गया। तो सही आंसर आपका चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1590 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है तो इसका त्वरण का मान कितना होगा? इसके लिए फॉर्मूला लागू होगा न्यूटन के गति विषयक पहला नियम कहता है v बराबर u प्लस at, जिसमें प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान दिया हुआ रहे और समय दिया हुआ रहेगा तो एक्सेलरेशन का मान आसानी से निकल जाता है। तो न्यूटन के गति विषयक पहला नियम क्लियर। पहला नियम कहता है v बराबर u प्लस at। इसी नियम को अगर इसी फॉर्मूला को लागू करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा क्योंकि आपको v का मान, फाइनल वेलोसिटी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी u का मान 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और आपका t का मान टाइम भी 5 सेकेंड आपका दिया हुआ है। तो इस पर बैठा लेंगे तो 10 बराबर 5 प्लस एक्सेलरेशन का मान आपको निकालना है और t का मान दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब यहां से निकलेगा तो 10 माइनस 5 बराबर 5 एक्सेलरेशन हो जाएगा और 5 बराबर 5a, a का मान आ जाएगा 5/5 अर्थात 1, यानी a बराबर एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 1 और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तान के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था? तो दिल्ली सुल्तान के अधीन सैन्य विभाग का जो प्रमुख था वो आरिज ए मुमालिक था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। लेकिन सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है और इसका गठन किसने किया था, थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखेंगे तो आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आरिज ए मुमालिक जो है वो एक प्रकार का पद था जो सल्तनत काल में प्रचलित था और यह पद जो था वो सैन्य विभाग, जिसे दीवान ए अर्ज कहा जाता था, उसका प्रधान अधिकारी होता था। इसका मुख्य कार्य होता था सैनिक की भर्ती करना, घोड़े को दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना तथा उसके रसद का मतलब रहन सहन, खान पान तथा वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करना आरिज ए मुमालिक नामक अधिकारी का ही होता था। अब दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? तो यह सल्तनत काल में बलबन के द्वारा शुरू किया गया एक विभाग था जो सैन्य विभाग के रूप में जाना जाता था। इसे रावत ए अर्ज और दीवान ए आरिज के नाम से भी जाना जाता था। मुस्तौफी ए मुमालिक जो था वो सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक हुआ करता था। सिपह सालार जो था वो सेना के वर्गीकरण के दशमलव प्रणाली के अंतर्गत एक अधिकारी होता था और यह दशमलव प्रणाली इस रूप में था: 10 अश्वरोही सैनिक बराबर 1 सर एक खेल होता था और 10 सर एक खेल बराबर होता था 1 सिपह सालार नामक अधिकारी।
और 10 सिपह सालार जिसके पास होता था वो एक अमीर कहलाता था, और जिसके पास 10 अमीर होते थे वो एक मलिक कहलाता था, और जो 10 मलिक का मालिक होता था वो एक खान कहलाता था, और 10 खान का मालिक एक सुल्तान होता था। इस तरीका से सल्तनत काल में सेना के वर्गीकरण का दशमलव प्रणाली था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है, लेकिन टंगस्टन जो है स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील में यानी जंग रोधी इस्पात में 70 से 75% आयरन यानी लोहा होता है, 12 से 18% क्रोमियम तथा 8 से 10% निकल पाया जाता है। और इस जंग रोधी इस्पात का प्रयोग शल्य उपकरण मतलब कि ऑपरेशन जो किया जाता है उसके उपकरण बनाने के लिए और जंग रोधी बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए तो आर्थिक क्रियाकलाप को कुल 3 वर्गों में बांटा गया है। थोड़ा एनालिसिस पर ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यही 3 क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि का। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए तत्वों को शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन का कार्य करना और वानिकी का कार्य करना, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें संलग्न जो श्रम होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उसको रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब चलते हैं द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है, अर्थात निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को शामिल किया जाता है। इसमें लगे जो कुशल श्रमिक होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में लगे जो कुशल श्रमिक होते हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो संलग्न श्रमिक होते हैं उसको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब तृतीय क्षेत्र चलते हैं तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अतः इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक योगदान जो अर्थव्यवस्था में भारत में है वो इसी तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का है। क्लियर। तो ऑप्शन बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाकलाप में पशुचारण या पशुपालन को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी कब? 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना क्या थी, थोड़ा सा एनालिसिस में देखेंगे। सत्ता हस्तांतरण को सुचारू रूप देने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1946 ईस्वी को घोषणा किया। क्या घोषणा किया? तो जून 1948 ईस्वी तक हम यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। अतः बेबल की जगह, इसी कार्य के लिए बेबल की जगह माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल 24 मार्च 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हो गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए सभी नेताओं को राजी कर लिया। सब नेता राजी हो गए और इसके उपरांत राजी करने के उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन लंदन चला गया, इसलिए क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार की सहमति बड़ी जरूरी थी और वह सहमति लेकर लंदन से 3 जून 1947 ईस्वी को भारत पुनः वापस लौट गया और वही जो ब्रिटिश सरकार की सहमति थी उसी को भारत विभाजन योजना कहा गया और इसको प्रस्तुत भारत में कर दिया गया, जिसे ही अतः इसे जो प्रस्तुत किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस कारण से भारत विभाजन योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास एक चरमपंथी समूह है जिसका संबंध किससे है? 4 स्थान का नाम दिया हुआ है, सीरिया, यमन, गजापट्टी और इराक। तो समझेंगे हमास है क्या। हमास जो है वो फिलिस्तीन में काम करने वाला एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन होता है।
इसका गठन जो है वो 1987 ईस्वी में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। और इसका उद्देश्य जो था उस क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। हमास का प्रभाव गजा पट्टी में अधिक देखने को मिलता है। तो आंसर आपका निकल गया होगा, गजा पट्टी में इसका संबंध होता है। और आगे ध्यान देंगे तो इसके सशस्त्र विभाग, हमास की स्थापना जो एक हथियारबंद इस्लामिक चरमपंथी संगठन है, इसकी स्थापना तो 1987 ईस्वी में होती है, लेकिन इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। हमास हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था थी। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण की एक मुख्य पार्टी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो टोटल चीजों को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल निश्चित ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक हम इस क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं, और इसके पिछले भी क्वेश्चन जो है सेट जो है उसका भी पीडीएफ वहां अवेलेबल होगा। अगर इतना रिवीजन आप कर लेते हैं तो निश्चित आगे आने वाला एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा, अगर आप रिवीजन करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका रिवीजन करते रहिएगा। हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते रहेंगे, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, रिजल्ट को क्रैक करना और उसके लिए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार करना, ऐसे क्वेश्चन को तैयार करना जो हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिले, और उसके अनुसार ही आपको आंसर देना कि जितना आंसर के लिए उपयुक्त आप सोच सकते हैं या एग्जामिनर सोच सकता है, उतना ही सटीक आंसर देने का हम प्रयास करते हैं। तो थोड़ा समय भी लग जाता है, लेकिन आप ही के लिए ये इंपॉर्टेंट समय हम भी देते हैं। तो ऐसे स्थिति में रिवीजन आप जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन रिवीजन एक बार जरूर कर लिया कीजिएगा। क्वेश्चन है, किसने कहा दबाव समूहों ने तृतीय दबाव समूह राजनीतिक दल सदन का नाम धारण कर लिया है? कहने का मतलब है तृतीय सदन का रूप धारण कर लिया गया है दबाव समूह के द्वारा। किसने कहा था? अब ये दबाव समूह कौन होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। दबाव समूह एक संगठन होता है, और यह संगठन जो है अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए स्वार्थपूर्ण चीजों को मनवाने के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है। अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता पर ऐसे संगठन दबाव डालते हैं, ऐसे ही संगठन को दबाव समूह कहा जाता है। देखने में तो यह सदन नहीं लगता है, दो ही सदन राज्यसभा लोकसभा लगता है, लेकिन यह जो दबाव समूह होता है राजनीतिक सत्ता पर बार बार दबाव डालते रहता है, यह भी तृतीय सदन है। इसकी संज्ञा एस.ई. फाइनर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था, कहा गया था। दबाव समूह को तृतीयक सदन का हिस्सा कहा गया, यह तृतीयक सदन का नाम धारण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यह दबाव समूह जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, वो यूएसए, इस शब्द की उत्पत्ति यूएसए यानी अमेरिका से हुई है। औपचारिक दबाव के रूप में भारत में भी कई प्रकार के दबाव समूह होते हैं, जिसमें से व्यवसाय समूह, इस व्यवसाय समूह के अंतर्गत फिक्की, एसोचैम और एमओ शामिल होते हैं। व्यापार संघ, यह भी एक दबाव समूह है भारत में। एआईटीयूसी, आईएनटीयूसी, एचएमएस और सीआईटीयू, ये सभी संगठन हैं जो व्यापार समूह के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत आते हैं और ये दबाव डालते हैं राजनीतिक सत्ता पर। खेतीहर समूह के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान सभा, ये सभी दबाव डालते हैं भारतीय राजनीतिक सत्ता पर। धार्मिक संगठन के अंतर्गत जो होते हैं वो आरएसएस, जमात ए इस्लामी, शिरोमणि अकाली दल, जबकि विचारधारा समूह के दबाव समूह जो है इसके अंतर्गत अंबेडकरवादी, गांधीवादी और पर्यावरणवादी इत्यादि को शामिल किया जाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो भारत में सर्वाधिक प्रभावी दबाव समूह जो है वो है व्यापारिक दबाव समूह। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य या इसी को तृतीय सदन की संज्ञा एस.ई. फाइनर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश की कहानी पहले देखेंगे। कर्नाट वंश की स्थापना जो किया था वो पाल शासक रामपाल के शासनकाल में, रामपाल के समय में मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश की स्थापना राजा नान्यदेव ने 1797 ईस्वी में किया था। और कर्नाट वंश की शुरुआत राजा नान्यदेव के साथ शुरू होती है 1097 ईस्वी में और हरि सिंह पर जाके समाप्त होती है 1324 ईस्वी में।
जब 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी कर रहा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, तब इसने कर्नाट वंश मिथिला पर आक्रमण कर दिया था। उस समय कर्नाट वंश का शासक जो था वो हरि सिंह था। हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया था और कर्नाटक वंश का अंत हो गया 1324 ईस्वी में। इस प्रकार कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो हरि सिंह हुआ। तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख मिलता है? अब ध्यान देंगे, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ही हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में युद्ध की भी चर्चा मिलती है। वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय तथा पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर 630 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो गई थी और हर्षवर्धन पराजित हुआ था। ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जैन कवि रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। इस ऐहोल अभिलेख के अनुसार देखा जाए, इसी में लिखित है, अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे चरण कमल, जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने यानी पुलकेशिन द्वितीय ने भय से विगलित कर दिया। यानी किस सेना की बात की गई है? तो हाथियों की सेना की बात की गई है ऐहोल प्रशस्ति लेख में। क्लियर? तो गज सेना ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंगनीज का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका एनालिसिस देखेंगे। खान मंत्रालय के आंकड़ों, नवीनतम आंकड़ा जो 2021 में आया था, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि भंडारण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का उड़ीसा राज्य जो है वो भंडारण की दृष्टिकोण से मैंगनीज का सबसे बड़ा राज्य है। अब वैश्विक स्तर पर इसी बात को देखा जाए तो मैंगनीज का वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक भंडारण और उत्पादक दोनों ही, यानी उत्पादक भी और भंडारण भी दोनों ही वैश्विक स्तर पर दक्षिण अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा है। ध्यान दिया जाए, मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में यही खान मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में हीरा और तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि उड़ीसा बॉक्साइट, लॉयस और क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्लियर? तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत्तम उत्पादक मध्य प्रदेश, जबकि अगर भंडारण पूछे तो ओडिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन इसमें से कौन सा होता है? रक्त का स्कंदन जो होता है उसमें विटामिन के जो विटामिन होता है वो काफी सहायक होता है। अब ध्यान देंगे, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसके अंतर्गत 3 प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है, 3 इक्वेशन के अंतर्गत आता है। पहला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलके थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजिन मिलता है तो फिब्रिन बनाता है, और फिब्रिन के साथ जब रक्त रुधिराणु यानी प्लेटलेट्स जब मिल जाता है तो रक्त का थक्का बन जाता है। यही 3 प्रोसेस होता है रक्त का थक्का जमने के लिए। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है विटामिन के की सहायता से, और विटामिन के रक्त के थक्का बनने में काफी सहायक होता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन अनिवार्य प्रोटीन होता है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो वो होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से थक्का नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही यह शरीर से बाहर आता है तो हिपेरिन डी एक्टिव हो जाता है और विटामिन के एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड 2 से 5 मिनट में थक्का जम जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा दिया था। ध्यान दीजिएगा, जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विरोध जो है वो निचली जातियों के बीच से उभरे आंदोलनों ने किया था। ज्योतिबा फूले और श्री नारायण गुरु इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। श्री नारायण गुरु ने आह्वान भी किया था मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। बाद में उनके शिष्यों के द्वारा इसमें सुधार किया गया और मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं और कोई ईश्वर नहीं, यह नारा दिया गया था इनके शिष्यों के द्वारा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बानचुआ त्योहार किसके जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक उत्सव होता है? तो असम के तीवा जनजाति, असम का तीवा जनजाति जो है वो बानचुआ त्योहार के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, बानचुआ त्योहार उत्सव जो है वो असम के तीवा जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस अवसर पर, यह भी ध्यान देंगे तो अच्छी फसल की कामना के लिए पारंपरिक नृत्य, गीत और पारंपरिक अनुष्ठान का आयोजन तीवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो असम की एक मुख्य जनजाति है। क्लियर, कृषक जनजाति है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन होता है? ऑप्शन में है भारत का राज्यसभा, अमेरिका की सीनेट, कनाडा की सीनेट और फ्रांस की सीनेट। अब देखेंगे, विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली सदन, द्वितीय सदन, यह भी क्वेश्चन है। द्वितीय सदन जो है वो अमेरिका की सीनेट है। अब अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है और यह कांग्रेस दो भाग में बटा होता है, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन अमेरिका सीनेट है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट की सहमति आवश्यक होता है। संधियों पर भी सीनेट का अनुसमर्थन बड़ा अनिवार्य होता है। इस प्रकार कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा सीनेट जो है वो अधिक शक्तिशाली है। अमेरिकी संविधान के 17वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1913 ईस्वी में हुआ था, इसके अनुसार सीनेटरों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा होता है। यह बड़ा अजीबोगरीब बात है। सीनेटर और प्रतिनिधि सभा तो समझ ही रहे हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों का जो सदस्य होता है, जो आम जनता के द्वारा चुना गया सदस्य होता है, वही होता है प्रतिनिधि सभा के सदस्य। और सीनेट के भी जो सदस्य होते हैं वो भी यहां पर प्रत्येक मतदाताओं के द्वारा ही चुने जाते हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य को सीनेट के सदस्य के रूप में चुना जाता है। वर्तमान समय में अमेरिका में 50 राज्य है और 50 राज्यों से 2-2 सीनेटर सदस्य को चुना जाता है। इसका मतलब है वर्तमान अमेरिका में सीनेटरों की कुल संख्या, सदस्य संख्या जो है वो है 100, 50 गुना 100। अब ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी सीनेट एक अस्थायी सदन होता है, जैसे कि भारत का राज्यसभा है। क्लियर, लेकिन राज्य ऐसा नहीं, भारत का राज्यसभा का सदस्य का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं प्रत्यक्ष रूप से होता, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है भारत की राज्यसभा का। लेकिन अमेरिकी के सीनेट का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वो जनता के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। यही अंतर होता है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जिसके स्थान पर नवीन सदस्य का चुनाव करा लिया जाता है। क्लियर, सबसे शक्तिशाली अमेरिका के सीनेट की शक्तिशाली सदन होता है, जो कि द्वितीय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहां से उत्पन्न होती है? तो वो है भूमध्य सागर में सबसे पहली बार उत्पन्न होती है पश्चिमी विक्षोभ भारत में। और ये भारत में प्रवेश करती है कहां से? तो हिमालय पर्वत से प्रवेश करती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, एनालिसिस पर देखेंगे। दिसंबर और जनवरी माह में भारत में एकाएक शीत हवाएं चलने लगती है तथा तापमान काफी नीचे चला जाता है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की बात करें तो भूमध्य सागर गर्मियों में व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में होता है, किंतु शीत ऋतु में पवन पेटियों के खिसकने के कारण यह क्षेत्र पछुआ हवाओं के क्षेत्र में आ जाता है तथा शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो यही पछुआ पवन जो है वो हिमालय को पार करती हुई भारत में प्रवेश कर जाती है और इसी पछुआ पवन के चलते विशेष रूप से पंजाब में वर्षा हो जाती है। इन्हें भी पश्चिमी विक्षोभ के नाम से ही जाना जाता है। तो पंजाब में जो वर्षा होती है उस पर ध्यान देंगे। पंजाब में जो बारिश होती है पश्चिमी किस कारण से होती है? क्वेश्चन कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है। दिल्ली और पंजाब में ठंडे के दिनों में बारिश होती है, क्यों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही सर्वाधिक बारिश होती है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में लौटती हुई मानसून किसे कहा जाता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को लौटती हुई मानसून कहा जाता है। और इस लौटती हुई मानसून में तमिलनाडु के क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थौबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है?
मणिपुर में मणिपुरी नदी की सहायक नदी, मणिपुर नदी की सहायक नदी जो है वो थौबल नदी है और वह मणिपुर में स्थित है। तो थौबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो मणिपुर में ही स्थित है, जो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। थौबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पहली बार योजना आयोग के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1980 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, लेकिन यह कागजी रूप से बना हुआ रहा 2014 तक। 2014 में इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान किया गया, मूल रूप प्रदान किया गया और इसका विधिवत उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या पशु चारण में जानवरों के प्रवासन से, यानी जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तब? जी नहीं। ऋतु पशु चारण तो में व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के लिए चारण सुविधा को उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। तो लोगों के अपने पशुओं में घाटी में ऋतु अनुसार जाने की जो परंपरा है उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है, जो कि कश्मीर घाटी के पर्वतीय ढालों में पशुचारण अधिक प्रचलित होता है। क्यों भाई? तो यहां ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास का अधिक प्रचलन देखने को मिलता है, क्योंकि यहां के गुर्जर लोग, जम्मू कश्मीर के गुर्जर लोग जो है वो मुख्यतः भैंस पालते हैं और इन्हें मैदानी भाग चाहिए पशुचारण के लिए। इसके अलावा गद्दी चरवाहे अपनी भेड़, बकरियों और झुंड को लेकर हिमाचल प्रदेश वाला मैदानी भाग में पहुंच जाते हैं। इसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ऋतु प्रवास सर्वाधिक किया जाता है किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू घाटी में गुर्जर लोगों के द्वारा और गद्दी चरवाहों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता की रचना तारा शंकर बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया था। अब इस पुस्तक में जजमानी प्रथा का उल्लेख मिलता है। जजमानी प्रथा जो था या यजमान प्रणाली जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप के गांवों में विशेष रूप में से पाई जाने वाली एक आर्थिक प्रणाली थी, जिसमें निचली जातियों ने उच्च जातियों के लिए विभिन्न कार्य किया और बदले में अनाज या अन्य सामान प्राप्त किया था। इसे ही जजमानी प्रणाली या यजमानी प्रणाली कहा गया। भारत में जजमानी परंपरा का पहला विस्तृत अध्ययन जो है वो विलियम एच वाइजर के द्वारा किया गया था। लेकिन जजमानी प्रथा के बारे में योगेंद्र सिंह का कथन है कि जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव के अंतरजातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित संबंध द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का मतलब है, योगेंद्र सिंह का कहना था कि जजमानी व्यवस्था जो है एक जाति का दूसरे जाति के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि एक दूसरे के कार्य करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावन को बढ़ावा देने वाले विधि औषधि को क्या कहा जाता है? तो इसे डाईयूरेटिक्स कहा जाता है और कुछ डाईयूरेटिक्स के नाम भी ध्यान रखेंगे। तो जब मूत्र का स्रावन बढ़ जाता है या बढ़ना जो होता है तो उसे मूत्रल हिंदी में कहा जाता है। इसे ही अंग्रेजी में डाईयूरेटिक कहा जाता है और इसके लिए डाईयूरेटिक्स दवा का इस्तेमाल किया जाता है। उन सभी पदार्थों को डाईयूरेटिक कहा जाता है जो मूत्र के अधिक निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे हाई इफिशियंसी डायूरेटिक्स जो कुछ दवाएं हैं वह है फ्यूरोसेमाइड, वह है बिमेटेनाइड, वह है पायरेटानाइड, वह है इथेक्रिनिक एसिड और टॉर्सेमोड नामक जो औषधि है वो हाई एफिशिएंसी डाईयूरेटिक्स के रूप में जाने जाते हैं, जो कि मूत्र के स्रावन को बढ़ा देता है। अगला पॉइंट देखेंगे, औषधीय समूह में कुल 5 वर्ग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहला होता है थिजाइड मूत्रवर्धक, दूसरा होता है लूप मूत्रवर्धक, तीसरा होता है पोटेशियम बख्शने वाले मूत्रवर्धक, चौथा होता है असमाटिक मूत्रवर्धक और पांचवा होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज मूत्रवर्धक। क्लियर? जिसमें से जो हाई इफिशियंसी डाईयूरेटिक्स होते हैं वह फ्यूरोसेमाइड जो होता है या अक्सर इसे हाई सीलिंग मूत्रवर्धक कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य मूत्रवर्धकों की तुलना में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। फ्यूरोसेमाइड नलिका से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के पुनः अवशोषण को कम कर देता है। लूप मूत्रवर्धक की अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली मूत्रवर्धक है, क्योंकि वे मुख्य रूप से सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को रोककर सोडियम और क्लोराइड के उन्मूलन को बढ़ावा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो असम में है
जो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन उड़ीसा में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है और गिर जो है वो गुजरात का वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आंसर मिलता है 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसका एनालिसिस क्या है कि राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। यहीं पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इसके अलावा जंगली सुअर, जंगली भैंसा इत्यादि पाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ का मुख्य वन्य जीव जो है वो बाघ है, हिरन, मगरमच्छ इत्यादि है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उड़ीसा का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें शेर, सांबर, तेंदुआ, जंगली सुअर इत्यादि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज एक रूप होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है और ध्यान देंगे यह एक क्रिस्टलीय रूप क्वार्ट्ज का होता है। क्लियर। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या क्वार्ट्ज को सिलिका के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग ट्रांसड्यूसर। अब ट्रांसड्यूसर का मतलब समझिए। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एक तत्व अपने एनर्जी को दूसरे तत्वों के रूप में, दूसरी एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर देता है। इसी को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। इस रूप में कांच एवं सीमेंट का निर्माण किया जाता है, क्वार्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने जिस सिद्धांत या उपाय का प्रयोग किया था वो था न्यासधारिता का सिद्धांत। अब न्यासधारिता का सिद्धांत क्या था, एनालिसिस में जरा समझेंगे। न्यासधारिता के सिद्धांत के तहत पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज होता है। पूंजीपति तो केवल संपत्ति का रखवाला होता है। गांधी जी का यह मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है वह उसके पास धरोहर के रूप में है, न कि उसकी मूल संपत्ति है। इसी को न्यासिता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईएफटी की शुरुआत कब की गई थी? नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत किया गया था। एनईएफटी है क्या, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कैश को एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया एनईएफटी के माध्यम से पूरी की जाती है। इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में किया गया था। यह आईएफएससी पर आधारित कैश ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है और इसके तहत कैश ट्रांसफर लिमिट जो होता है वो 50,000 अधिकतम प्रति ट्रांजैक्शन होता है। क्लियर। 0 से लेकर 50,000 तक का ट्रांजैक्शन इसमें किया जाता है। दूसरा होता है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह भी एक कैश ट्रांसफर विधि होती है। कैश को ट्रांसफर करने की एक प्रणाली होती है जो बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का ट्रांसफर किया जाता है, कैश का ट्रांसफर किया जाता है। यह बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में उपलब्ध धन का सबसे तेज तरीका है। सबसे तेज आरटीजीएस होता है। आरटीजीएस में कैश जो होता है वो एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में पहुंचा दिया जाता है, जो सबसे तेज तरीका होता है। और इसमें मिनिमम जो कैश ट्रांसफर किया जाता है वो मिनिमम 2 लाख रुपया तक ट्रांसफर किया जाता है और मैक्सिमम जो होता है उसकी लिमिट यहां पर नहीं की हुई है। आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2006 को की गई थी। एक और आता है कैश ट्रांसफर विधि आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब आकस्मिक रूप से अगर पेमेंट को एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में अगर करना होता है तो 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का ट्रांसफर किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के द्वारा। आईएमपीएस की शुरुआत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा अगस्त 2010 में की गई थी। तो सभी चीजों की चर्चा हमने कर ली है, आप इसको रिवीजन पर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब डार्विन्स आर्क किस द्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है गैलापागोस द्वीप समूह में। और यह गैलापागोस द्वीप समूह किस देश से संबंधित है, जरा ध्यान दीजिएगा। मई 2021 में गैलापागोस द्वीप समूह पर स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थर की संरचना डार्विन का मेहराब जो था वो कटाव से ढह गया था, जो डार्विन का मेहराब उसे कहा जाता था।
और यह पत्थर की एक संरचना थी जो गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित थी। गैलापागोस द्वीप समूह वही द्वीप समूह है जिसे 1978 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह द्वीप समूह इक्वाडोर देश से रिलेटेड है, यानी इक्वाडोर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1955 ईस्वी में 13 अगस्त के दिन हुई थी। आप ध्यान रखिएगा, अगस्त 1955 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बस किराए में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी थी। आज के डेट में 25 पैसे की कोई वैल्यू नहीं, चलता भी नहीं है, लेकिन उस समय 1955 ईस्वी में 25 पैसे की बहुत वैल्यू थी। और जो भी कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी होते थे बसों से ही यात्रा करके कॉलेज तक जाते थे, और इस बस यात्रा में 25 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई बस भाड़े में, तो बीएन कॉलेज के छात्रों ने इसका विरोध शुरू किया और जल्दी ही पटना विश्वविद्यालय के और अन्य कॉलेज के छात्र भी इसमें शामिल हो गए। अब छात्र बढ़ा हुआ किराया वापस लेने की मांग करने लगे। सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। तब जाके 13 अगस्त 1955 ईस्वी को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक विशाल विरोध मार्च निकाला। सरकार ने इस छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलवा दी और इस गोलीबारी में छात्र नेता दीनानाथ पांडे की मृत्यु हो गई। अब यह आंदोलन जो था और उग्र रूप धारण कर लिया। अब यह बस किराए भाड़ा को लेकर कोई मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह जो फायरिंग में मारे हुए नेता जो थे उसको लेकर काफी यह आंदोलन भड़क गया। इतना भड़क गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा और पटना के गांधी मैदान में काफी विरोध किया गया था इनका। यह घटना हुआ था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अप्रार्क एक क्या थे? तो अप्रार्क जो थे वो एक शिलाहार राजा थे। ध्यान दीजिएगा, अपरादित्य प्रथम या अप्रार्क उसी को कहा जाता है। 1170 ईस्वी से लेकर 1197 ईसा पूर्व से उत्तरी कोंकण शाखा का एक शिलाहार शासक था। यह याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकारों में से एक था, यानी यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका लिखा था। अप्रार्क पारा जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक व्यापक भाष्य है, चूंकि टीकाकार इसके अपरार्क थे, जिस कारण से इस टीका जो यह भाष्य हुआ उसका नाम अपरार्क पारा रखा गया। शिलाहार राजवंश के बारे में देखते हैं तो राष्ट्रकूट काल के दौरान उत्तरी और दक्षिणी कोंकण जो कि वर्तमान मुंबई और दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थापित एक शाही राजवंश के रूप में मौजूद था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? अब ध्यान देंगे, धात्विक यानी धातु का भी रासायनिक रूप से व्यवहार करेगा और अधातु के रूप में भी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा तत्व इसमें है जो उपधातु है, क्योंकि उपधातु का रासायनिक व्यवहार जो होता है वो धातु और अधातु दोनों की होती है, उसे ही उपधातु कहा जाता है। तो डायरेक्ट तो क्वेश्चन यही है कि इसमें कौन है जो उपधातु है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, बोरान की बात कर लेते हैं। बोरान जो है एक उपधातु तत्व होता है जो कि धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। बोरान का परमाणु संख्या 5 होता है और यह आवर्त सारणी के ग्रुप 13 तथा आवर्त 2 में पाया जाने वाला एक उपधातु तत्व होता है, अतः इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। बोरान के अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम भी उपधातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन में जो तत्व को शामिल किया गया है वो सारे उपधातु हैं, और जिगजैग लाइन के बाएं साइड में जो भी तत्व है वो सभी धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है, और इसके दाहिने साइड में अधातु तत्वों को शामिल किया जाता है। क्लियर? आर्गन जिसकी परमाणु संख्या 18 होती है और जेनॉन जिसकी परमाणु संख्या 54 होती है, क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 18 और आवर्त 3 तथा आवर्त 5 में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि आर्गन जो है और जेनॉन जो है वो आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व हैं, तथा आवर्त जो है आर्गन का 3 और जेनॉन का आवर्त 5 है। इसमें पाया जाने वाला एक अक्रिय गैस है या नोबेल गैस है जो एक अधातु है, जबकि कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है यह आवर्त सारणी के समूह 14 तथा आवर्त 2 के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला एक अधातु होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILRMP कब शुरू किया गया था? तो इसको देखेंगे एनालिसिस पर। DILRMP जो है वो डिजिटल इंडिया लैंड रिमार्क एंड मॉडर्न प्रोग्राम इसका पूरा रूप होता है और इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2008 में किया गया था, जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से भी जाना जाता था। तो 2008 इसका सही आंसर होगा, अगस्त में इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं है? तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे। तो राजस्व प्राप्ति पहले कहते किसको है? तो सरकार को जिसे टैक्स मिलता है और राजस्व में बढ़ोतरी होती है उसे ही राजस्व कहा जाता है। राजस्व प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे न कोई देनदारी सृजित होती है और न ही इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती है। परिसंपत्ति में जहां तक वृद्धि होती है लेकिन कमी नहीं होती है। इनमें कर और गैर कर प्राप्तियां, शुल्क और जुर्माना, सरकारी निवेश और संपत्तियों पर ब्याज और लाभांश प्राप्तियां शामिल किया जाता है। क्लियर? तो यह निगम कर भी है जो राजस्व प्राप्ति का स्रोत है, उत्पाद शुल्क भी है और सीमा शुल्क भी है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रदेशों की प्राप्तियां जो है, केंद्र शासित प्रदेशों की प्राप्तियां जो है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है कॉर्पोरेट कर, जिसे हिंदी में निगम कर कहा जाता है। क्लियर? जबकि सरकार का सबसे कम राजस्व की प्राप्ति धन कर से होती है जो कि एक प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा के निकट गंगा नदी प्रवेश करती है। थोड़ा सा गंगा का एनालिसिस देखेंगे, इतिहास देखेंगे तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। उस समय उसे गंगा नहीं कहा जाता है, उसके उद्गम स्थल पर उसे भागीरथी कहा जाता है और जब यह देवप्रयाग में आती है तो अलकनंदा नदी के साथ यह भागीरथी नदी मिल जाती है और तब दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यह उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिहार के बक्सर जिला में चौसा के निकट पहली बार गंगा नदी प्रवेश करती हुई बिहार को दो भाग में बांटती हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? बिहार में इस नदी की कुल लंबाई की बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है, जबकि ओवरऑल गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है। इसके अलावा समस्त नोटों का निर्गमन RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? अगर मंत्रालय में दिया हुआ रहे तो वित्त मंत्रालय, लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था के आधार पर, संस्था के आधार पर रहे तो आपको भारत सरकार हो जाएगा। क्लियर? 1 रुपये के नोट, सबसे पहली बार भारत में जब नोट का प्रचलन हुआ तो 1 रुपये का ही नोट बना था। क्लियर? 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, न कि वित्त मंत्र। अब ऐसा नहीं याद रखेंगे कि 1 रुपये के नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय तो इस पर हस्ताक्षर वित्त मंत्री का होगा, जी नहीं। नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय लेकिन इस पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। क्लियर? भारत का पहला निर्गमित नोट जो था वो 1 रुपये का ही पहला नोट था जो 1949 ईस्वी में चलन में आया था, जिस पर सारनाथ का अशोक स्तंभ छपा था। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली का उदय 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को यात्री यातायात द्वारा दुनिया के शीर्ष सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में कौन स्थान पर या किस स्थान पर रखा गया है? तो 9वें स्थान पर रखा गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह 3 भागों में, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो 3 भागों में मिलकर बना होता है। कौन कौन? पहला भाग इसका कोर होता है, दूसरा क्लैंडिंग होता है तथा तीसरा कोटिंग होता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर? ध्यान रखेंगे तीनों को, कोर, क्लैंडिंग और कोटिंग।
ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरिंदर कपानी के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्त बड़ा जरूरी होता है। पहला होता है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा होता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। जरा देखेंगे तो विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत जो होती है वो 1985 ईस्वी में रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा जॉन ईसाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को मनाई गई थी, जिन्होंने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था, और इस टीके का पहला प्रयोग जो हुआ वो 1955 ईस्वी में किया गया था। अगर विश्व पोलियो दिवस की 2022 की थीम थी 24 अक्टूबर वाला, उसकी ओर ध्यान देंगे तो विश्व पोलियो दिवस 2022 और इसके बाद माताओं एवं बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, यही 2022 का थीम रहा था विश्व पोलियो दिवस का। अंग्रेजी में बात करें तो वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को जनवरी 2014 में WTO के द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। भारत में पोलियो के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे ही पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो भारत में राष्ट्रीय पोलियो दिवस पूछेगा तो 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार एक कमजोर सरकार होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर सकती है, जिस कारण से यह एक कमजोर सरकार है। अब देखेंगे संघात्मक सरकार जो है वह कमजोर क्यों है? क्योंकि यह शक्तियों के विभाजन पर आधारित होता है। संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों एवं स्थानीय हितों के मध्य टकराव की संभावना बनी हुई रहती है हमेशा। संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय हित के लिए और स्थानीय हित, क्योंकि ये संघीय व्यवस्था जो है वो शक्ति का विभाजन करता है, एक संघ स्तर पर और दूसरा एक राष्ट्र स्तर पर और दूसरा स्थानीय स्तर पर, और दोनों के बीच जो व्यवस्था होता है उसके बीच टकराव बनी हुई रहती है। फलतः ऐसे स्थिति में राजनीतिक और राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो सकता है, जिसके कारण से संघात्मक सरकार को एक कमजोर सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिवाइस में डेटा अधिक मात्रा में जमा होता है? तो हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है वो ज्यादा से ज्यादा जमा हो सकता है। हार्ड डिस्क में डेटा अधिक मात्रा में जमा होता है, जिसमें डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रीड एंड राइट किया जाता है, पढ़ा और लिखा जाता है। हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ होता है, जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेप या परत चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध का प्रदर्शन करता है, कौन करता है? सामाजिक आर्थिक रजिस्टर या विनिमय नियम पुस्तक या शब्दकोश। तो नियम पुस्तक जो होता है वो नियम बनाता है, कानून बनाता है, जो कि आम जनता के लिए और सरकार के लिए और कानून के लिए सभी के लिए समान होता है। तो भारतीय संविधान उन बुनियादी नियमों या कानूनों की निर्धारण करता है जिसका पालन सभी को करना होता है। यह कानून सरकार और जनता दोनों के लिए होता है, और इसकी चर्चा नियम पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान कितना न्यूटन होगा? मान 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो n का मान आपको निकालना है। चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मास बराबर 100 ग्राम दिया हुआ है, और इस 100 ग्राम को क्या हम लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है? हमें रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या हमें दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें? 1 मीटर व्यास। तो जब व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। क्लियर? 1/2 मीटर दिया हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। क्लियर? और हमें क्या दिया हुआ है? अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है। अभिकेंद्रीय बल दिया हुआ है, यानी कि
एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन का लग रहा है। अब एफ सी बराबर अभिकेंद्रीय बल, एफ सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमें एम वी स्क्वायर बट्टा आर, यही फॉर्मूला, सॉरी आर होता है, एम वी स्क्वायर बट्टा आर होता है, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। तो एफ सी का मान हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन बराबर एम का मान दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम और भी हमें निकालना है तो भी स्क्वायर लिख देंगे। आर का मान दिया हुआ है 0.5 ग्राम, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 20 बचे 100 हो गया बराबर भी स्क्वायर। तो भी बराबर कितना निकल जाएगा, स्क्वायर का इधर जाएगा तो रूट, तो भी बराबर 10 हो जाएगा, भी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एन का मान निकालना है। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा बगल में लिख लेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, तो यहां पे बैठा देंगे भी बराबर 2 पाई एन इंटू आर। क्लियर है। अब भी बराबर हमें दिया हुआ है, निकला हुआ है 10 बराबर 2 पाई और एन का मान तो हमें निकालना है और आर का मान यानी रेडियस का मान भी हमें दिया हुआ है 0.5 के रूप में। तो इसको यहां से काटेंगे, 5 दूना 10 कट जाएगा, इधर वाला चल जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा बराबर 2 पाई इंटू एन हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा, अर्थात हम एन बराबर 10 बट्टा पाई, यही हमारा एन का मान आता है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, विब्ग्योर के रूप में जिसे जाना जाता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। रंग जो होते हैं, अब ये तो स्पेक्ट्रम में श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, क्लियर, जिसमें तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का। क्लियर, विचलन जो होता है सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम विचलन रेड रंग का होता है, जिसके कारण से सिग्नलों में रेड रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रंग की बात करें तो रंग कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक रंग, दूसरा होता है द्वितीयक रंग और तीसरा होता है पूरक रंग, जिसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और तीसरा कंप्लीमेंट्री कलर होता है। तो प्राइमरी कलर जो होता है वो होता है रेड, ब्लू और ग्रीन होता है, जबकि सेकेंडरी कलर उसे कहा जाता है जो 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से बनता है, उसे सेकेंडरी कलर कहा जाता है। जैसे रेड और ब्लू के मिलने से मैजेंटा बनता है, तो मैजेंटा जो होता है वो द्वितीयक रंग हुआ, जबकि ब्लू और ग्रीन के मिलने से पिकॉक ब्लू बनता है और रेड और ग्रीन के मिलने से येलो रंग बनता है। तो ये तीनों मैजेंटा, पिकॉक ब्लू और येलो, ये तीनों द्वितीयक रंग होते हैं। जबकि पूरक रंग उसे कहा जाता है जिन 2 रंगों के मिलने से सफेद रंग का निर्माण हो जाता है, उसे ही पूरक रंग कहा जाता है। जिन 2 रंगों के मिलने से सफेद रंग का निर्माण होता है उसे एक दूसरे का पूरक माना जाता है। जैसे कि पिकॉक ब्लू और रेड जब मिलेगा तो व्हाइट रंग का निर्माण होता है, ब्लू और येलो आपस में मिलेगा तो व्हाइट रंग का निर्माण होता है। तो ब्लू का पूरक कंप्लीमेंट्री येलो हुआ, रेड का कंप्लीमेंट्री पिकॉक ब्लू हुआ और ग्रीन का कंप्लीमेंट्री मैजेंटा हुआ। क्लियर, तो 7 रंग ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक तत्व को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। वो है के.टी. शाह ने कहा था। अब नीति निर्देशक तत्व है तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं कि जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व होते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसे आयरलैंड के संविधान में पहली बार शामिल किया गया था विश्व स्तर पर और इसे आयरलैंड के ही संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में चर्चा किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है उसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं माना जाता है, यानी इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसे सीमित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। न्यायिक पुनरीक्षण होता क्या है, तो जब यह न्यायिक पुनरीक्षण वह शक्ति होता है
जिसके द्वारा बनाया गया कानून कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा जारी किए गए कार्यों की जांच की जाती है। कहने का मतलब है कि जब कानून बनाया जाता है और इसे लागू किया जाता है तो इसके एवज में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सबसे पहली बात इसे पुनरीक्षण किया जाता है कि क्या यह मूल ढांचे के समान है या उसमें कोई हेरफेर किया हुआ है। अगर यह मूल ढांचे के विपरीत है, कहने का मतलब संविधान के अनुसार नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आम जनता को प्रभावित कर सकता है। तो उसी के लिए न्यायिक पुनरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल किया जाता है। न्यायिक पुनरीक्षण किया जाता है कोई भी कानून संसद से पारित होने के बाद, और अगर वह गलत जांच होता है, जांच में गलत निकलता है, मूल ढांचे के अनुसार नहीं निकलता है संविधान के, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान को सर्वोच्च स्थान देता है न्यायिक पुनरीक्षण के मामले में। संविधान के कुछ अनुच्छेद जिसके तहत न्यायिक पुनरीक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है? वो इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे तो ओफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्मा कीम से 5 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। ओफेक 13 उपग्रह इजराइल के जासूसी उपग्रह श्रृंखला ओफेक की नवीनतम जोड़ी है जो 1988 ईस्वी में संचालन 1988 ईस्वी से ही संचालन में है। यह इस सैटेलाइट में उन्नत योग्यता शामिल है जिसमें उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और भूमि स्टेशनों को रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, पिंजौर जो है वो है हिंदुस्तान मशीन के लिए हरियाणा का एक क्षेत्र है, नगर है पिंजौर, वह हिंदुस्तान मशीन के लिए जाना जाता है। कोयली महाराष्ट्र में है, यह कोयली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है तथा यह पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम तमिलनाडु में है जो परमाणु शक्ति गृह के लिए जाना जाता है, और हरिद्वार उत्तराखंड में जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 4, 1, 2। अब देखेंगे, पिंजौर भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित एक नगर है जो पिंजौर गार्डन एशिया के सर्वश्रेष्ठ 17वीं सदी के मुगल उद्यान और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कारखाने के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। कोयली महाराष्ट्र में स्थित है जो मुख्य रूप से पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है जो परमाणु शक्ति गृह के लिए प्रसिद्ध है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजी, बजानी, चिमोनी और चिन्नार शब्द जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, यह वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है। यह तीनों ही वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। जरा एनालिसिस पर देखेंगे तो पीची वाजनी वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिशूल जिला केरल में स्थित है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह अभ्यारण्य एक उपयुक्त स्थल है और इस अभ्यारण्य की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। चिमोनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल राज्य के त्रिशूर जिले में ही एक संरक्षित क्षेत्र है और यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में विस्तारित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। चिमोनी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी और यहाँ पे व्याघ्र यानी बाघ, एशियाई हाथ और सोन कुत्ता मुख्य स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं। जबकि चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य यह केरल का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो जिसके जंगल में स्टार कछुआ पाया जाता है, एक स्टार कछुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर आरबीआई के द्वारा अपने वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रदान किया जाता है। एक निश्चित राशि, एक निश्चित रेट होता है, निश्चित दर होता है जिस दर से ही अपने वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई उधार देती है, लघु अवधि के लिए उधार देती है, उसे ही बैंक दर कहा जाता है। तो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं या आरबीआई जिस रेट से अपने वाणिज्यिक बैंकों को उधार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की रचना है जिसमें आर्यों के रहन सहन,
और आर्यों का व्यवसाय तथा आर्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन की चर्चा मिलती है। यह पुस्तक 1898 ईस्वी के अंत में लिखी गई थी, लेकिन पहली बार मार्च 1903 ईस्वी में पुणे में प्रकाशित हुई थी। इससे यह मत प्रतिपादित होता है कि पूर्वी हिमनद काल के दौरान आर्यों के वास्तविक घर उत्तरी ध्रुव था, यानी आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। यह बाल गंगाधर तिलक का ही कथन है और यह द आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है, जिसे लगभग, अब देखेंगे, उत्तरी ध्रुव से आए थे और लगभग 8000 ईसा पूर्व के दौरान भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण मैदानी भाग छोड़कर वह यूरोप के उत्तरी हिस्सा में चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राफेल लड़ाकू किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे? तो वो है फ्रांस में यह आयोजन किया जाएगा और यह एक बहुदेशीय सैन्य खेल अभ्यास है। जरा देखेंगे, ओरियन 2023 एक बहुआयामी युद्ध खेल है जिसमें भूमि सैनिक, विमान वाहक सहित युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यह अप्रैल 2023 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इसमें 7000 से अधिक सैनिक जो नेटो देश के सैनिक होंगे। नेटो कुल 29 नेटो सदस्य देश, जो यूरोपीय सदस्य देशों का एक संगठन नेटो है, वहां उस नेटो सदस्य देश के 7000 से अधिक सैनिक अपने सहयोगियों की भूमि सेना से जुड़े ड्रिल में भाग लेंगे। राफेल लड़ाकू के बारे में देखते हैं तो यह एक विमान एक मल्टी रोलर फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी बनाती है। राफेल के मल्टी रोल लड़ाकू विमान, राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है क्योंकि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला करता है। राफेल फाइटर जेट की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत में अंबाला एयरपोर्ट पर पहुंची थी और इंडियन एयरफोर्स को सौंप दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित राफेल विमान जो खरीदा जाता है वो फ्रांस के साथ ही समझौते के तहत खरीदा गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्य में शामिल नहीं है, यानी आरबीआई के कार्यों में शामिल नहीं है? तो आरबीआई का कार्य होता है विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य करने का काम आरबीआई का होता है। मौद्रिक नीति का नियंत्रण करना भी आरबीआई का काम होता है और बैंक के रूप में, बैंकरों के बैंक के रूप में भी काम करता है आरबीआई। लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो है वह आरबीआई का काम नहीं होता है, वह लोक लेखा समिति का कार्य होता है। क्लियर? तो यहीं पर लिखेंगे, यह काम लोक लेखा समिति का होता है। क्लियर? यह लोक लेखा समिति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्नैप 10A चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो स्नैप 10A जो है वो एक परमाणु रिएक्टर है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, तो अंतरिक्ष का पहला और एकमात्र परमाणु रिएक्टर है। जरा देखेंगे, स्नैप का पूरा रूप होता है सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलियरी पावर। यह संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा विकसित एक एवं अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला और एकमात्र परमाणु रिएक्टर था, जिसे 3 अप्रैल 1965 ईस्वी में 3 अप्रैल 1965 ईस्वी को ट्रांजिट 4A उपग्रह पर लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण करना था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया गया था। क्लियर? तो ये फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए BBBI क्वेश्चन है। तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, इसे बढ़ाइएगा, केसीसी टीम को और प्यार दीजिएगा। तब तक के आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में और तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। बहुत बहुत